नमस्कार दोस्तों, बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप में आपका स्वागत है। आज की तारीख है 23 अक्टूबर 2020 और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं द हिंदू अखबार में आए हुए प्रमुख एडिटोरियल्स और आलेखों पर, जिसके तहत प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों से संबंधित अभ्यास प्रश्नों को भी हम करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की जो हमारी पहली खबर है वह एडिटोरियल पेज नंबर 6 से ली गई है और इसका संबंध जीएस पेपर 2 में आईआर से है। यह संबंधित है मुख्य रूप से भारत और अमेरिका संबंध से, और भारत अमेरिका संबंध में अभी हाल में ही भारत और अमेरिका के मध्य 2+2 वार्ता प्रारंभ होने वाली है। 2+2 वार्ता जो है वह जब से प्रारंभ हुई है उसके बाद से ही भारत और अमेरिका के संबंधों में काफ़ी गहराई देखी गई है, काफ़ी विविधता देखी गई है। हाल के समय में विशेष रूप से जब से भारत और चीन के मध्य तनाव की स्थिति देखी गई है, उसके बाद से ही अमेरिका का ये प्रयास रहा है कि भारत को अमेरिका के साथ जोड़ा जाए, और इसके संदर्भ में विशेष रूप से जो इंडो पैसिफिक क्षेत्र है, इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भारत के साथ मिलकर अमेरिका की यह रणनीति रही है कि वह चीन को प्रतिसंतुलित कर सके। अब इसके तहत हमने यह भी पढ़ा है कि क्वाड जो 4 देशों का औपचारिक अनौपचारिक संगठन है, वह जो संगठन है अब इसके तहत जो चारों जो सदस्य हैं, भारत के साथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान, ये चारों के चारों जो सदस्य हैं, अब इन चारों सदस्यों के द्वारा मालाबार एक्सरसाइज में भी हिस्सा लिया जाने वाला है। और कई जो विद्वान हैं उस मालाबार एक्सरसाइज के माध्यम से क्वाड को सैन्यीकृत करने की बात करते हैं, क्वाड के सैन्यीकरण की बात करते हैं। अब यहीं से कई सारे प्रश्न उभर जाते हैं जो आज हमारी चर्चा का विषय होगा, जिसके तहत हम मुख्य रूप से इस बात पर बल देंगे कि क्या भारत को अमेरिका के साथ इस प्रकार से संबंधों को बनाना चाहिए कि वह सीधे सीधे चीन से संतुलन या फिर चीन से टक्कर की स्थिति में आ जाए, अथवा हमें इस प्रकार से संबंधों को बनाना है कि हम हिंद महासागर क्षेत्र, इंडो पैसिफिक क्षेत्र में व्यापक तनावों को जन्म ना दें, बल्कि जो बहुपक्षीयता का जो सिद्धांत है, बहुपक्षीयता जिसके आधार पर भारत ने लगातार सभी देशों के साथ सहयोग पर बल दिया है, तो क्या हमें सहयोग वाली नीति पर आगे बढ़ना चाहिए अथवा हमें प्रत्यक्ष संघर्ष की नीति पर आगे बढ़ना चाहिए। तो इसी को लेकर काफ़ी समय से यह विवाद चला आ रहा है। इसी को जो है इस आर्टिकल में मुख्य रूप से बात कही गई है, जिसमें एक और तो बात कही गई है 2+2 वार्ता की, और दूसरी तरफ बहुत सारे गहरे प्रश्न भी इसमें निहित हैं जिनकी हम चर्चा करेंगे। अब इसके तहत जो 2+2 वार्ता है उसको एक अलग आर्टिकल में भी कवर किया गया है, तो हम इसके संदर्भ में जो 2+2 वार्ता है उसको हम अलग से दूसरे आर्टिकल के तहत देखेंगे, जो हमारे दूसरे आर्टिकल में दिया गया है उसमें हम देखेंगे। और साथ ही साथ जो भारत और अमेरिका के मध्य, यूएस और इंडिया के मध्य जो 4 मूलभूत समझौतों की बात लगातार की जाती रही है, उन 4 मूलभूत समझौतों को भी हम समझने का प्रयास करेंगे। तो आज भारत अमेरिका संबंध के तहत 2 आर्टिकलों के माध्यम से हम इसमें काफ़ी व्यापक चर्चा करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसको समझ लेते हैं। संदर्भ मैंने आपको बताया कि भारत और अमेरिका के मध्य 2+2 वार्ताओं का 27 अक्टूबर से प्रारंभ होना प्रस्तावित है। इससे पहले 2018 और 2019 में 2+2 वार्ता प्रारंभ हुई थी। इस साल जो वार्ता है वह तीसरी वार्ता होगी, और चीन से सीमा विवाद की पृष्ठभूमि में इसकी बहुत अधिक महत्ता है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आई। अब इसके बाद हमें यह भी देखना होगा कि एक ओर तो भारत और चीन के मध्य सीमा विवाद देखे जा रहे हैं, और इससे पहले से ही अमेरिका और चीन के मध्य विविध कारणों के चलते विवाद और तनाव बढ़ रहे हैं।
इसके चलते अमेरिकी विदेश मंत्री का लगातार ये कहना है कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के प्रसार को रोकने के लिए स्वतंत्र देशों द्वारा मिलकर काम करने की बात है, और अभी हाल में ही अमेरिकी विदेश मंत्री ने इस तरीके के बयान को दिया है। अब भारत जो है उसको इस पूरे परिदृश्य में, ठीक है, जितनी भी हमने अभी जो संदर्भ की बात करी, जितने भी जो हमने परिदृश्य की बात करी, इस पूरे परिदृश्य में भारत को बेहद सावधानी से काम करना होगा। क्यों? क्योंकि भारत जो है लगातार अपने प्रयासों से अमेरिका के साथ अपने संबंधों को प्रगाढ़ बना रहा है, जिसमें भारत और अमेरिका दोनों क्वाड के सदस्य हैं। क्वाड में भारत, जापान, अमेरिका शामिल हैं, और साथ ही साथ जो चौथा सदस्य है ऑस्ट्रेलिया, वो भी जो है क्वाड में तो सदस्य में शामिल ही है। अब मालाबार एक्सरसाइज में भी ये चारों जो हैं शामिल होने जा रहे हैं, और इसके चलते कई लोग इसे क्वाड के सैन्यीकरण के रूप में देख रहे हैं। अब चीन जो है वो लगातार इसके संदर्भ में आपत्ति जताता रहा है, और वो क्वाड को एक एशियाई नाटो के रूप में देखता है। और कई विद्वानों का ये मत है कि हाल के समय में जो भारत और चीन के मध्य जो सीमा विवाद देखा गया है, और भविष्य में ऐसा पॉसिबल है कि चीन द्वारा और अधिक आक्रामकता को दर्शाया जाए, जिसकी हानि अंततः भारत को हो सकती है। यही कारण है कि हमें इस पूरे मसले पर काफ़ी सावधानी से कार्य करने की आवश्यकता है, जिसके तहत हमें भारत और अमेरिका के मध्य की जो ये वार्ता हो रही है, इसको अमेरिकी चुनाव की दृष्टि से भी देखना होगा। क्यों? क्योंकि वर्तमान जो 2+2 वार्ता है, जो 27 अक्टूबर को होनी प्रस्तावित है, वो चुनावों से, अमेरिकी चुनावों से लगभग एक हफ्ते पहले ही हो रही है। और यदि चुनाव नतीजे डोनाल्ड ट्रंप के पक्ष में नहीं रहते हैं, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि 2+2 वार्ता में जो स्थापित किया गया, जो 2+2 वार्ता में सहमति जताई गई, वो जो सहमति है वो आगे भी कार्य करे। ठीक है, तो यह होना कोई ज़रूरी नहीं है। और अगर ट्रंप जो हैं जीतते नहीं हैं, तो पूरी जो 2+2 वार्ता होगी उसको हमें नई सरकार के पृष्ठभूमि में फिर से जो है भारत को पूरी तैयारी करनी पड़ेगी। यही कारण है कि वर्तमान में 2+2 वार्ता के संदर्भ में अनेक विद्वानों का ये कहना है कि भारत को इसके संदर्भ में कोशिश ये की जानी चाहिए कि अमेरिका से वो जितनी ज़्यादा छूट ले सके, ठीक है, उतनी ज़्यादा छूट उसे लेनी चाहिए। इसके संदर्भ में भारत को काफ़ी जो कूटनीतिक रवैया है, कूटनीतिक रवैया अपनाने की ज़रूरत है, और भारत को इसमें हल्का नहीं पड़ना चाहिए, जिसमें भारत को इस संदर्भ में विभिन्न विवादों को भी अमेरिका से सुलझाया जाना चाहिए, जो समय समय पर दिखाई देते हैं। ठीक है, अब इसी के पूरे परिदृश्य में भारत को कोशिश ये करनी होगी कि हम इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शांति और सुरक्षा को महत्व दें, और इसके तहत किसी भी प्रकार के रणनीतिक सामूहिक समूहबंदी पर बल ना दें, जिसके तहत भारत को अपने हितों को आगे बढ़ाना होगा, अपने हितों के अनुसार कार्य करना होगा, और हम किसी भी प्रकार की गुटबाजी को बढ़ावा ना दें, इसके लिए हमें कोशिश करने की ज़रूरत है। इसके तहत भारत को इंडो पैसिफिक क्षेत्र में जो नीति है उसको शांतिपूर्वक लागू करना होगा, जिस प्रकार से भारत ने हिंद महासागर में, ठीक है, इसको आप याद रखिएगा, भारत ने हिंद महासागर में सागर के दृष्टिकोण को, ठीक है, सागर के दृष्टिकोण को अपनाया है। सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, यह जो दृष्टिकोण है, इसी दृष्टिकोण के साथ ही भारत को इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भी कार्य करना चाहिए, जिसके तहत विभिन्न जो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स रहे हैं, जैसे कि कुछ समय पूर्व जो शांग्रीला एक जगह का नाम है, शांग्रीला डायलॉग में भारत के प्रधानमंत्री ने यह स्पष्ट किया था कि जो भारत की इंडो पैसिफिक नीति होगी वो किसी एक देश को लक्षित करके स्थापित नहीं की जाएगी, और किसी भी स्थिति में हम यहाँ पे तनावों को ना बढ़ावा देके शांति को ही बढ़ावा देना चाहते हैं। तो हमें इस संदर्भ में इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भी नीति को शांतिपूर्वक लागू करना चाहिए, जिसमें भारत चीन संबंधों को भारत और अमेरिका संबंधों से अलग देखे जाने की ज़रूरत है। ठीक है, जिसमें यूएस भारत संबंध वो अलग होने चाहिए, और जो भारत
भारत और चीन के संबंध हैं वो अलग होने चाहिए, जिसमें भारत को अपने विवाद चीन के साथ द्विपक्षीय आधार पर सुलझाने के लिए बल देना चाहिए। इसमें भारत अमेरिका की शक्ति का प्रयोग इस रूप में भी कर सकता है कि वह पाकिस्तान पर दबाव डलवाए कि भारत के विरुद्ध वो कार्रवाई ना करे जो सीमा पार आतंकवाद की कार्रवाइयां हैं, या फिर आतंकवाद को राज्य समर्थन है वो पाकिस्तान द्वारा ना दिया जाए, और ना ही भारत जो है ऐसी स्थिति आने दे कि भारत पर संयुक्त रूप से चीन और पाकिस्तान हमला कर सकें। तो तनावों को इतने नहीं बढ़ने देना है कि चीन और पाकिस्तान दोनों जो हैं साथ आ जाएं, और इसके तहत हमें काफ़ी बेहतर कूटनीतिक रवैया अपनाना होगा, जिसमें भारत में हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम अपने हितों को प्राथमिकता दे सकें। अब इसके तहत हमें यह भी ध्यान में रखना होगा कि अमेरिकी विदेश मंत्री जब भारत आएंगे तो वो साथ ही साथ श्रीलंका, मालदीव और इंडोनेशिया की भी यात्रा करने जा रहे हैं, और भारत द्वारा इसका लाभ उठाया जाना चाहिए, जिसके तहत दक्षिण एशिया में अमेरिका का प्रभाव यदि बढ़ता है तो निश्चित ही चीन के प्रभाव को प्रतिसंतुलित करने में भारत को सहायता मिलेगी। इसके साथ ही भारत को अमेरिका से विद्यमान विभिन्न विवादों और समस्याओं को सुलझाने के लिए भी काम करने की ज़रूरत है, जैसे कि 5G तकनीक पर सहयोग बढ़ाना, और इसके तहत क्या भारत चीनी कंपनियों को बल देगा या फिर स्वदेशी आधार पर आगे बढ़ेगा, यह विवाद का कारक भविष्य में बन सकता है। भारत रूस से S-400 मिसाइल डील पर आगे बढ़ रहा है, और इसके संदर्भ में अमेरिका द्वारा किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध न लगाया जाए, इसको सुनिश्चित करना होगा। भारत के जो विविध व्यापार संबंधी विवाद आदि हैं, जैसे कि WTO आदि में, इसके भी समाधान के लिए हमें कोशिश करनी होगी। और इस संदर्भ में हमेशा यह याद रखना है कि हमें किसी भी प्रकार के अमरीकी दबाव में आकर कार्य नहीं करना होगा, और इसके तहत अपने हित को, ठीक है, राष्ट्र हित को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, राष्ट्र हित और अपनी आंतरिक और बाह्य निर्णयन की स्वतंत्रता, आंतरिक और बाह्य निर्णयन स्वतंत्रता को ध्यान में रखते हुए रणनीतिक स्वायत्तता पर निरंतर बल देते हुए काम करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें आपको याद रखनी होंगी जब भी इस तरीके की बात आए कि क्या भारत को अमेरिकी गुट में शामिल हो जाना चाहिए, या भारत को क्या जो क्वाड के तहत जो मिलिट्री एक्सरसाइज की जा रही है, मालाबार एक्सरसाइज में जो चारों क्वाड के सदस्य अब शामिल हो गए हैं, क्या भारत को इसको सैन्य स्तर पर और बढ़ावा देना चाहिए। तो इस तरीके के जब भी प्रश्न आएंगे तब आपको ये याद रखना है कि भारत और चीन दोनों जो हैं पड़ोसी राष्ट्र हैं, और अमेरिका इसमें काफ़ी दूर आता है, और यदि हम अमेरिका के माध्यम से चीन पर दबाव डालने की रणनीति अपनाएंगे तो इसका लाभ जो है हमें ज़्यादा नहीं होगा। हमें जो है अपने हितों को केंद्र में रखते हुए, रणनीतिक स्वायत्तता को केंद्र में रखते हुए काम करने की ज़रूरत है। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब इसी से संबंधित दूसरा टॉपिक देख लेते हैं, इसी संबंधित दूसरा आर्टिकल देख लेते हैं जो पेज नंबर 9 से लिया गया है, और इसका संबंध भी जीएस पेपर 2 में आईआर से है। मुख्य रूप से ये संबंधित है 2+2 वार्ताओं से, और इसके संदर्भ में क्या क्या बातें हो सकती हैं इसकी हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो संदर्भ मैंने आपको बता ही दिया है कि भारत और अमेरिका के मध्य 2+2 वार्ता में जो है 27 अक्टूबर को जो प्रस्तावित है, उस 27 अक्टूबर में एक समझौते को हस्ताक्षरित किए जाने की आशा है, जिसको कहा जाता है बेका। ठीक है, बेका जो समझौता है वो अमेरिका से किसी भी देश द्वारा किए जाने वाले 4 मूलभूत समझौतों में से एक है, जिसके माध्यम से जो रक्षा संबंध होते हैं, ठीक है, जिसके माध्यम से जो कूटनीतिक संबंध होते हैं वो काफ़ी गहराई लेते हैं, और भारत इसके संदर्भ में 4 में से 3 समझौतों पर हस्ताक्षर कर चुका है। केवल और केवल यह समझौता बाकी है, और यह कई विद्वान यह अनुमान लगा रहे हैं कि हो सकता है कि इस समझौते पर भी हस्ताक्षर हो जाए। ठीक है, तो यह जो है इस पूरी पृष्ठभूमि में यह समझना जरूरी हो जाता है कि वो 4 मूलभूत समझौते कौन से हैं और भारत के लिए इनका क्या महत्व है। ठीक है, तो एक एक करके इनको देख लेते हैं। अगर हम बात करें भारत और अमेरिका के मध्य उच्च स्तरीय समझौतों की, तो कुछ ये समझौते हैं, इनको हम देखेंगे, जिसमें पहले कहा जाता है GSO मिया 2002 का समझौता है, दूसरा समझौता है 2016 का लिमोआ, तीसरा समझौता है 2018 का कोमकासा, और इसी में
2002 का जो ये समझौता हुआ था, इसी में एक और एनेक्स जोड़ा गया, एक और जो है चीज़ जोड़ी गई थी, ISA इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी, ठीक है, एनेक्स 2019 में। और ये जो तीनों समझौते हैं, ठीक है, ये अगर जोड़ दें इसको, जैसे कि GSO मिया प्लस ISA, ये हो गया एक, दूसरा हो गया लिमोआ और तीसरा हो गया कोमकासा। ये तीन जो हैं मूलभूत समझौते हैं और चौथा जो बेका है वो प्रस्तावित है, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया, तीन समझौते हैं, GSO मिया प्लस ISA एक हो गया, दूसरा हो गया लिमोआ, ठीक है, तीसरा हो गया कोम कासा। ये तीन समझौते हैं, चौथा कौन सा है, बेका, जो प्रस्तावित है। अब इन तीनों को हम देख लेते हैं और इसके संदर्भ में आपको ये याद रखना है कि ये जो तीनों समझौते हैं ये भारत विशिष्ट समझौते हैं, ठीक है, भारत विशिष्ट समझौते हैं। और इस प्रकार के जो जो समझौते होते हैं वो अमेरिका कई देशों के साथ किया है और उनका जो नाम है वो थोड़ा अलग हो सकता है। भारत के संदर्भ में ये समझौते ये हैं, इसमें इनकी विशेषता क्या है ये जब आप जान लेंगे तब आप आसानी से इनको समझ पाएंगे, ठीक है। तो देख लेते हैं। तो संयुक्त राज्य अमेरिका किसी भी देश के साथ जब हस्ताक्षरित करता है इन मूलभूत समझौतों को, तो इसमें पहला होता है लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट। लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट पहला होता है। इसके अलावा सिस्मोआ होता है, जिसे कहा जाता है संचार और सूचना पर सुरक्षा समझौता ज्ञापन, कम्युनिकेशन इंटरऑपरेटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट। इसके अलावा तीसरा होता है बेका, बेसिक एक्सचेंज एंड कॉपरेशन एग्रीमेंट फॉर जियो स्पेशियल कॉरपोरेशन, भूस्थानिक सहयोग के लिए बुनियादी विनिमय और सहयोग समझौता। इसके पहले 2002 में सामान्य सुरक्षा पर सैन्य सूचना समझौता GSO मिया भी किया गया था, ठीक है। तो ये जो समझौते हैं इन पर लगातार बातचीत जारी है, जिसमें से तीन समझौतों पे भारत हस्ताक्षर कर चुका है, ठीक है। तो बेका के बारे में अगर हम बात करें तो बेसिक एक्सचेंज एंड कॉरपोरेशन एग्रीमेंट इसका फुल फॉर्म है। हिंदी में कहेंगे उसको मूल विनिमय और सहयोग समझौता। मूल विनिमय और सहयोग समझौता यह है भूस्थानिक जानकारी के विनिमय को आसान बनाता है। भूस्थानिक जानकारी का मतलब क्या हुआ कि अगर जो है हम अमेरिकी मैप का सिस्टम, भूस्थानिक जानकारी मतलब हो गया कि इसके माध्यम से भारत अमेरिका के मैप सिस्टम्स का उपयोग कर सकता है, जो अमेरिकी जो सेनाएं जो मैप के सिस्टम को, जो ज्योग्राफिकल मैप्स वगैरह यूज़ करती हैं, उसके जो लोकेशंस होती हैं, ठीक है, उसके जो अलग अलग तरीके के जो मानचित्रण होते हैं, इसके माध्यम से भारत इसको इस्तेमाल कर सकेगा। और इससे भारत जो स्वचालित हार्डवेयर प्रणालियां हैं, जो क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल जैसे हथियार हैं, उनको सटीक रूप से स्थापित कर सकता है। यानी मूल रूप से इस समझौता किससे समझौता हुआ, तो ये समझौता हुआ जो अमरीकी भूस्थानिक मानचित्र हैं उनके उपयोग से संबंधित समझौता, जिसके माध्यम से किसी क्षेत्र विशेष में भारत अपनी क्रूज बैलिस्टिक मिसाइल जैसे हथियारों को काफ़ी प्रिसाइसनेस के साथ, काफ़ी सटीकता के साथ स्थापित कर सकता है, ठीक है। अब इसके माध्यम से न केवल रक्षा सहयोग को बढ़ावा दिया जा सकेगा, इसके तहत दोनों देश एक जैसे सिस्टम्स मानक विकसित कर सकते हैं, जिसमें दोनों देशों के बीच जो सेनाएं हैं उनके बीच अंतर प्रचालनीयता बढ़ेगी। यानी दोनों देश की सेनाएं एक दूसरे की कार्यप्रणाली को समझ पाएंगी। दोनों देश अगर एक जैसे प्लेटफॉर्म्स, एक जैसे सिस्टम्स, हाई एंड टेक्नोलॉजीज वगैरह यूज़ करेंगे, तो इसके माध्यम से दोनों देश किसी भी बैटल ग्राउंड में या किसी भी अन्य क्षेत्र में काफ़ी बेहतर ढंग से कार्य कर सकते हैं। और इसके माध्यम से आगे चलकर भारतीय सेना अमरीकी सेना के साथ बेहतर ढंग से काम कर सकेगी। इसके अलावा जो मूलभूत समझौते हैं वो इस बात को भी क्लियर करते हैं, इस बात को भी स्पष्ट करते हैं कि भारत हाई एंड टेक्नोलॉजीज़ की बिक्री और हस्तांतरण को कर पाएगा अमेरिका से, ठीक है। तो अमरीकी जो रक्षा सहयोग है वो काफ़ी बेहतरी हो सकता है इसके माध्यम से, और ऐसी आशा की जा रही है, ठीक है। अब अगर हम बात करें GSO मिया की, जो 2002 में किया गया था, इसका फुल फॉर्म है जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इन्फॉर्म एग्रीमेंट। इसका मतलब क्या हुआ, सामान्य सुरक्षा पर सैन्य सूचना समझौता। सामान्य सुरक्षा पर सैन्य सूचना समझौता
जो 2002 में हस्ताक्षरित किया गया और मूल रूप से इसका उद्देश्य सेनाओं को उनके द्वारा एकत्रित खुफिया जानकारी को साझा करने से था। यानी दोनों देश की सेनाएं एक दूसरे से खुफिया जानकारी साझा कर सकती थीं इसके माध्यम से। अब इसी को जो है आगे बढ़ाया गया 2019 में ISA इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एनेक्स या औद्योगिक सुरक्षा अनुलग्नक साइन किया गया 2019 में, जो GSO मिया का ही विस्तार था। अब इसमें क्या था, तो आप ये चीज़ समझ लीजिए कि यह जो जानकारी एक्सचेंज होती थी वो मूल रूप से सरकारी स्तर पे होती थी, खुफिया जानकारी, रक्षा संबंधी जानकारी। अब यह भी देखा जा रहा है कि भारत और अमेरिकी की बहुत सारी जो प्राइवेट कंपनीज हैं, विशेषकर जो अमेरिका की जो प्राइवेट कंपनीज हैं, वो भारत में अपने निवेश को करना चाहती हैं और इसके तहत वो बहुत सारी जो रक्षा संबंधी जानकारी है, जो सेंसिटिव जानकारी है, वो भारत की निजी कंपनियों के साथ भी बांट सकती हैं। तो इसके लिए जो है एक समझौता किया गया ताकि इस तरीके की सुविधा को दिया जा सके। अब इससे क्या होगा, तो अमेरिकी सरकार अमेरिकी कंपनियों को भारतीय प्राइवेट सेक्टर के साथ गोपनीय जानकारी साझा करने की अब अनुमति इसके माध्यम से मिल गई है। जो अब तक रक्षा जो क्षेत्र में जो जानकारी थी वो भारत सरकार और रक्षा क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रमों तक ही सीमित थी। ठीक है, अब इसके माध्यम से जो भारतीय निजी उद्योग हैं वो रक्षा विनिर्माण में, ठीक है, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकेंगे। ठीक है, तो भारत द्वारा पिछले कुछ समय से जो लगातार ये प्रयास किया जा रहा है कि रक्षा क्षेत्र में हम स्वदेशीकरण कर सकें, उसको आगे बढ़ावा देने में इसकी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। ठीक है, अब अगर हम दूसरे एग्रीमेंट के बारे में बात करें तो इसका नाम है लिमोआ। इसको कहा जाता है लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, जो LSA जो हमने बात की थी ना, LSA लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट का भारतीय वर्जन है। इसको 2016 में हस्ताक्षर किया गया भारत और अमेरिका के सशस्त्र बलों के बीच समझौते के रूप में। यह जो समझौता है, नाम से ही जैसे पता चल रहा है, लॉजिस्टिक सहायता को एक दूसरे के देशों में सैन्य पहुंच तक, सैन्य सुविधाओं तक पहुंच को आसान बनाता है, जिसमें मूल नियमों, शर्तों, लॉजिस्टिक समर्थन और आपूर्ति और सेवाओं के लिए प्रक्रियाओं की स्थापना की जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि अमेरिकी सेना भारतीय सेनाओं की किसी बेस का, भारतीय सेनाओं की किसी सुविधा का इस्तेमाल करना चाहती है और इसको उपयोग करना चाहती है, तो अब वो उसको आसानी से उपयोग कर सकती है। ठीक है, दूसरा जो एग्रीमेंट है, इसी से रिलेटेड जो तीसरा एग्रीमेंट है वो संबंधित है कोमकासा, ठीक है, जिसका पूरा नाम है कम्युनिकेशंस कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट, संचार संगतता और सुरक्षा समझौता। यह है सिस्मोआ का भारतीय वर्जन है, जिसका फुल फॉर्म है कम्युनिकेशंस इंटरऑपरेटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट। संचार और सूचना पर सुरक्षा समझौता ज्ञापन का यह एक भारतीय वर्जन है। अब यह जो है उन 4 मूलभूत समझौतों में आप कह सकते हैं तीसरा समझौता है जो अमेरिका अपने किसी साथी राष्ट्र के साथ करता है, विशेष रूप से रक्षा सहयोग को बढ़ाने के लिए। अब इसके तहत जो कूटबद्ध संचार प्रणाली होती है, ठीक है, जो मैसेजेस वगैरह होते हैं, जो संचार प्रणाली होती है, या फिर जो हमारे सैटेलाइट वगैरह से जो जानकारी प्राप्त होती है, जो सेनाओं को एनक्रिप्टेड रूप में मिलती है, यानी कूटबद्ध रूप में मिलती है, उस जानकारी को अब भारत और अमेरिका की सेनाएं आपस में बांट सकती हैं। इसके माध्यम से अमेरिका भारत को उच्च तकनीक वाले सैन्य हार्डवेयर दे सकेगा, जैसे कि ड्रोन आदि, और इससे भारत यूएस की सेनाओं के बीच और भारत यूएस की सेनाओं के साथ दूसरी ऐसी मिलिट्रीज जो अमेरिकी सिस्टम्स का प्रयोग करती हैं, उनके साथ भी भारत इंटरऑपरेटिबिलिटी की सुविधा ले पाएगा, जो सुरक्षित डेटा लिंक के लिए यूएस सिस्टम का उपयोग करते हैं। तो अभी आपने देखा होगा कि जो मालाबार एक्सरसाइज हो रही है, ठीक है, इस तरीके की एक्सरसाइजेज भी मूल रूप से इंटरऑपरेटिबिलिटी को बढ़ावा देती हैं, जिसके तहत जापान, ठीक है, जिसके तहत ऑस्ट्रेलिया, जिसके तहत भारत और यूएस जो हैं वो साथ आए हैं, और इसमें जापान द्वारा भी
बहुत सारी जो तकनीकें हैं वो अमेरिका से ली गई हैं। इससे न केवल भारत और अमेरिका के मध्य जो सहयोग है वो बढ़ेगा, बल्कि भारत और जापान के मध्य भी सहयोग बढ़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब हम देख लेते हैं जिसकी हम बहुत देर से बात कर रहे थे कि 2+2 वार्ता होती क्या है। तो यदि दो देशों के बीच एक साथ दो दो मंत्री स्तरीय वार्ताएं हों तो उसे 2+2 वार्ता कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि भारत एक तरफ है और दूसरी तरफ है यूएस, तो यूएस के विदेश मंत्री, ठीक है, और भारत के विदेश मंत्री, दूसरी तरफ भारत के रक्षा मंत्री, दूसरी तरफ यूएस के रक्षा मंत्री। अब ये दोनों जो हैं आपस में जो वार्ता करेंगे इसको कहा जाता है यहाँ से दो, यहाँ से दो और दोनों का जुड़ाव। तो 2+2 वार्ता का मतलब हुआ कि भारत के विदेश और रक्षा मंत्री वार्ता करते हैं अमेरिका के विदेश और रक्षा मंत्री से, और इसकी औपचारिक रूप से शुरुआत हुई सितंबर 2018 में, और इस बार जो है इसका तीसरा चरण होगा। इसके तहत भारत जापान और भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच भी वार्ताएं की गई हैं। हालांकि जो वार्ता है विशेष रूप से ऑस्ट्रेलिया के बीच जो वार्ता है वो सचिव स्तर की होती है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब इसके माध्यम से जो वार्ता होती है उसमें समान विचारधारा वाले देश विचारों को साझा कर सकते हैं। साथ ही अगर दोनों के म्यूचुअल उद्देश्य हुए, म्यूचुअल जो हैं दोनों के साझा लाभ हुए, उन तक भी वो पहुंच सकते हैं, जिसके लिए वो आपसी सहयोग कर सकते हैं। अब इससे भारत को यह लाभ होगा कि भारत मुख्य रूप से हिंद महासागर क्षेत्र में सामरिक और रणनीतिक सहयोग के माध्यम से हिंद महासागर में जो चीन का प्रभुत्व बढ़ रहा है उसको प्रतिसंतुलित कर पाने में सक्षम होगा। इसके तहत जो भारत ने अमेरिका के साथ ISA जैसे एग्रीमेंट वगैरह किए हैं उसके माध्यम से भारत के रक्षा क्षेत्र में आधुनिक रक्षा उपकरणों का निर्माण संभव होगा, जिससे भारतीय सेनाओं के पास हथियार, दूसरे सैन्य उपकरण बढ़ेंगे और पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद, पड़ोसी देशों की अस्थिर गतिविधियों से भारत की ये रक्षा कर सकेगा। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे लाभ हैं जो आपको याद रखने चाहिए 2+2 वार्ता के संदर्भ में। इसके माध्यम से जो हाई एंड टेक्नोलॉजीज होती हैं, जो रक्षा प्रौद्योगिकी होती है, वो भी जो है भारत अमेरिका व्यापार में बढ़ेंगी, जिसमें टेक्निकल सहयोग भी दोनों के बीच बढ़ेगा। इसके तहत अमेरिका को आतंकवाद की समाप्ति के लिए भारत का समर्थन प्राप्त कराया जाए तो भारत में सीमा पार आतंकवाद में भी कमी आएगी, और इसके माध्यम से भारत अपनी जो द्विपक्षीय समस्याएं हैं उसको भी बेहतर ढंग से कर सकता है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। अब बात कर लेते हैं कुछ और आर्टिकल्स की। अगला जो हमारा एडिटोरियल है वो पेज नंबर 6 से लिया गया है और इसका संबंध जीएस पेपर 2 में हेल्थ से है। इसको हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी से भी जोड़कर देख सकते हैं। तो संदर्भ क्या है? तो संदर्भ यह है कि कोविड-19 के दौर में भारत ने बहुत सारे स्वदेश में विकसित परीक्षणों पर बल दिया है। विशेष करके जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है, ICMR है, उसने अभी हाल में ही कोविड-19 से संबंधित कुछ परीक्षण किटों को मंजूरी दी है, जिसके माध्यम से भारत जो अभी डेली टेस्ट 10 लाख कर रहा है, इसको बढ़ाकर हम रेगुलर स्तर पे 15 लाख कर पाएंगे और इसे आगे चलकर और बढ़ाया जा सकेगा। इससे कोविड-19 के प्रसार को भी रोकने में हमें सहायता मिलेगी। ठीक है, अब इसके तहत आपको ये समझना होगा कि जैसे जैसे भारत के समक्ष कोविड-19 की जो भयावहता है वो बढ़ रही है, वो काफ़ी सारी चुनौतियों को लेके आ रही है। जैसे कि भले ही हमने लॉकडाउन के फेस को ख़त्म कर दिया हो, अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई हो, इसके तहत लोगों का आवागमन बढ़ा है, व्यापारिक गतिविधियां बढ़ी हैं, त्यौहार की गतिविधियां बढ़ी हैं, और इसके चलते ये आशंका व्यक्त की जा रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि सर्दियों में वायरस जो है फिर से तेज़ी से सक्रिय हो जाए और भारत में इससे समस्याएं पैदा हों। इसके अलावा अभी तक जो मूल रूप से जो वायरस है जो हमारे शहरों क्षेत्र में ज़्यादा देखा गया है, अगर वो ग्रामीण क्षेत्रों में फैल जाता है तो हमें जो हमारी टेस्टिंग की जो पूरी व्यवस्था है उसको ज़्यादा क्षमता के साथ लागू करना होगा। इसके लिए हमें सस्ती किटों का विकास करना होगा, विशेष करके जो कोविड-19 का जो परीक्षण करने वाली किट्स वगैरह हैं उनके विकास का जो है हमें प्रयास करना होगा। इसी के तहत ICMR की महत्वपूर्ण भूमिका
देखी गई है, जिसके माध्यम से जितनी चुनौतियां हैं उनको निवारण करने के लिए प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, अब इसके तहत आपको आईसीएमआर के बारे में भी थोड़ा सा जानना चाहिए। आईसीएमआर या जिसको जो फुल फॉर्म जिसको कहा जाता है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, यह जो है विशेष रूप से बायोमेडिकल क्षेत्र में, बायोमेडिकल रिसर्च के क्षेत्र में उसके समन्वय और संवर्धन के लिए भारत का शीर्ष निकाय है और इसे दुनिया के सबसे पुराने चिकित्सा अनुसंधान संस्थानों में से माना जाता है। मूल रूप से इसकी स्थापना 1911 में भारतीय अनुसंधान कोष संघ के रूप में की गई थी, जिसका उद्देश्य देश में चिकित्सा अनुसंधान को प्रायोजित और समर्पित करना था। स्वतंत्रता के बाद इसकी गतिविधियों में बदलाव आया और 1949 में इसका नाम बदल के कर दिया गया आईसीएमआर और यह नई दिल्ली में स्थित है, जिसे भारत सरकार द्वारा स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के माध्यम से वित्त पोषित किया जाता है। ठीक है, तो मूल रूप से जो टेस्टिंग किट्स की बात करते हैं उसमें इसकी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक है, अब इसी के तहत कोरोना वायरस में वर्तमान में आरटी-पीसीआर परीक्षण काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, जो कोरोना वायरस के शरीर में उपस्थिति की जांच से संबंधित एक प्रमुख टेस्ट है। इसका पूरा नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट। इसके तहत वायरस का डीएनए या आरएनए लेकर उसमें अणुओं की, मॉलिक्यूल्स की मात्रा जांची जाती है। यह जो जांच होती है कई चक्रों में होती है, साइकिल्स में होती है और हर चक्र में डीएनए या आरएनए मॉलिक्यूल दुगने होते जाते हैं और आरएनए से संबंधित जो वायरस आनुवांशिक सामग्री है उसका पता लगता जाता है। ठीक है, अब इसके तहत अगर हम बात करें आरएनए की, तो आरएनए सभी जीवित कोशिकाओं में पाए जाने वाला तत्व है जो डीएनए से निर्देश लेके मुख्य रूप से प्रोटीन सिंथेसिस का कार्य करता है। ठीक है, डीएनए तो आप जानते ही हैं कि ये आनुवांशिक तत्व है और इसके माध्यम से जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो आनुवांशिक जानकारी है वो आती जाती है। ठीक है, हालांकि कुछ वायरसेस वगैरह में डीएनए के बजाय आरएनए आनुवांशिक सूचना का वहन करता है और इसका जो लाभ है वो ये हो जाता है कि कई बार हम आरएनए के माध्यम से ही वायरस के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, अब अगला आर्टिकल देख लेते हैं। अगला जो हमारा आर्टिकल है वो पेज नंबर 6 से लिया गया है और इसका संबंध जीएस पेपर 2 में आईआर से है। मूल रूप से आर्टिकल हमारा संबंधित है पाकिस्तान की घटनाओं से। पाकिस्तान में अभी हाल में ही कुछ असंतोष की घटनाएं देखी जा रही हैं, जिसमें पाकिस्तान में जो तत्कालीन सरकार है इमरान खान की, वहाँ पे विरोध प्रदर्शन उसके खिलाफ शुरू हो गए हैं और सिंध प्रांत में इमरान खान की सरकार के खिलाफ राजनीतिक रैलियां की गई हैं, जिसमें 2018 के बाद से ही इमरान खान की सरकार को निरंतर दबावों का सामना करना पड़ा है। इसमें विपक्षी दलों ने पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट को निर्मित किया है और इसके माध्यम से वो लगातार जो सरकार है, जो पीटीआई जो दल है, पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ सरकार इमरान खान की, उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसमें जो विपक्षी दल है जैसे कि पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के अध्यक्ष नवाज शरीफ, उन्होंने जो है पाकिस्तान सरकार पर यह आरोप लगाया है कि वो सेना के दबाव में काम कर रही है। ठीक है, अब ये जो पूरा जो परिदृश्य है इसमें कैसी कैसी घटनाएं हैं वो बहुत ज़्यादा हमारे लिए परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण नहीं है। बस आपको यह चीज़ ध्यान में रखनी है कि यदि पाकिस्तान में अशांति फैलती है तो निश्चित रूप से भारत को इसमें सावधान रहना होगा। क्यों? क्योंकि पारंपरिक रूप से पाकिस्तान की राजनीतिक व्यवस्था में सेना का प्रभुत्व रहा है और जब भी सेना पर इस प्रकार के आरोप वगैरह लगते हैं तो वह मूल मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए, ठीक है, मूल मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए भारत के विरुद्ध आक्रामकता दिखाने लगते हैं। ठीक है, तो वर्तमान में जो रैलियां वगैरह हो रही हैं उनका मुख्य मुद्दा महंगाई है, खाने की कमी है, गैस वगैरह की कमी है और इसके माध्यम से जो सेना को जो टारगेट किया जा रहा है उससे लोगों का ध्यान इन मुद्दों से हटाने के लिए
सेना भारत के विरुद्ध आक्रामकता को दिखा सकती है, जिसमें जो गोलीबारी की घटनाएं हैं, जो आतंकवाद की घटनाएं हैं, वो बढ़ सकती हैं। यही कारण है कि भारत को इसमें सावधान रहते हुए काम करने की ज़रूरत होगी। ठीक है, तो इसमें जो है यही महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। अगला जो हमारा एडिटोरियल है वो पेज नंबर 7 से लिया गया है और इसका संबंध जीएस पेपर 2 में आईआर से है। तो यह मुख्य रूप से संबंधित है संयुक्त राष्ट्र के 75 वर्ष पूरे होने के संदर्भ में, जिसमें 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र के 75 साल पूरे हो जाएंगे और 75 साल पूरे होने के बावजूद इसमें बहुत सारी सीमाएं हैं जिसकी हमने लगातार चर्चाएं की हैं। इसको जो है थोड़ा समझने की ज़रूरत है, जिसमें 1945 की तुलना में, ठीक है, 1945 की तुलना में जो वर्तमान वैश्विक व्यवस्था है, ठीक है, वर्तमान जो व्यवस्था है उसमें काफ़ी परिवर्तन आ गया है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र उसके हिसाब से बदला नहीं है। यह इसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। इसके तहत संयुक्त राष्ट्र बहुत सारे सिद्धांतों पे बल देता है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र के बहुत सारे प्रिंसिपल हैं जिन पर वो काम करता है, लेकिन जब उन सिद्धांतों की तुलना की जाती है संयुक्त राष्ट्र में विद्यमान शक्ति संरचना से, तो ये बहुत बड़ा डिसबैलेंस, बहुत ज़्यादा जो असममितता है, असिमेट्री है, वो दिखाई देती है। ठीक है, जिसमें हम ये देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांतिपूर्ण और न्याय की व्यवस्था, विश्व व्यवस्था की बात कर रहा है। इसके तहत वो बहुपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने की बात करता है, वो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के पालन की बात करता है और जो हमारे वल्नरेबल सेक्शंस हैं, सुभेद्य समूह हैं, उनके कल्याण पर वो लगातार बल देता है। ठीक है, लेकिन खुद अगर संयुक्त राष्ट्र के भीतर देखें तो उसमें द्वितीय विश्व युद्ध जीतने वाले देशों का प्रभुत्व है। विशेष रूप से जो P5 कंट्रीज़ हैं, वो P5 कंट्रीज़ मुख्य रूप से संयुक्त राष्ट्र की संस्था पर अपना कब्जा जमाए हुए हैं। इसके माध्यम से वो गैर लोकतांत्रिक तरीकों को अपनाते हैं और गैर लोकतांत्रिक तरीकों के तहत वो अपने राजनीतिक हितों के तहत, अपने राजनीतिक हितों के अनुसार वीटो की शक्ति का उपयोग करते हैं। साथ ही साथ जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है उसमें स्थायी रूप से वो विद्यमान है। ठीक है, तो स्थायी सदस्यता होना, वीटो शक्ति होना, ये कुछ ऐसे अलोकतांत्रिक तरीके हैं जो देखे जा रहे हैं संयुक्त राष्ट्र में, जो स्वयं जो है लोकतंत्र बहुपक्षीयता की बात करता है। ठीक है, अब इसमें बहुत सारे विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि हमने जब 1919 में प्रथम विश्व युद्ध खत्म होने के बाद जब हमने लीग ऑफ नेशंस की स्थापना की, तो लीग ऑफ नेशंस की जो असफलता थी, वो असफलता का बहुत बड़ा कारक ये था कि इसमें जो विश्व शक्तियां थीं, ठीक है, जैसे कि रूस आदि हो गया, ठीक है, यूएस हो गया, ये सब जो हैं शुरू से ही इसमें शामिल नहीं हुए। यही कारण है कि लोन जो है, लीग ऑफ नेशन जो है, वो फेल कर गया। तो जो आशावादी हैं उनका ये कहना है कि संयुक्त राष्ट्र, जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, वो अभी तक इसीलिए बना हुआ है, क्यों? क्योंकि इसमें जो शक्तियां हैं, जो P5 शक्तियां हैं, जो वैश्विक शक्तियां हैं, हमने जो है उनको महत्व दिया है। वो जो है अपनी शक्तियों का प्रयोग कर पाते हैं संयुक्त राष्ट्र में। यही कारण है कि वैश्विक शक्तियों ने संयुक्त राष्ट्र को अभी तक बना के रखा है। ठीक है, और यदि हम उनको इस प्रकार की शक्ति नहीं देते तो संयुक्त राष्ट्र जो है वो इतना महत्वपूर्ण नहीं हो पाता। ठीक है, तो इस आधार पर जो है संयुक्त राष्ट्र में जो शक्ति संरचना है उसको हम न्यायोचित ठहराने का प्रयास करते हैं, लेकिन वर्तमान में जो P5 शक्तियां हैं इनकी तुलना में बहुत सारे उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं सामने दिखाई देती हैं, जैसे कि भारत और जापान। तो भारत और जापान जैसी जो शक्तियां दिखाई दे रही हैं, उनके पृष्ठभूमि में यह जरूरी हो जाता है कि संयुक्त राष्ट्र में सुधारों को किया जाना चाहिए। ठीक है, जिसके तहत हमें बहुपक्षीयता को बढ़ाना होगा, जिसमें सभी देशों को, अधिक से अधिक देशों को निर्णय प्रक्रिया में भागीदार बनाना होगा। इसके तहत जो संयुक्त राष्ट्र कह रहा है, जो सिद्धांतों की बातें वो कर रहा है, उसके अनुसार वो कार्य करे, यह भी करना होगा। इसके तहत वर्तमान में अमेरिका और चीन के मध्य जो तनाव देखा जा रहा है और इसके माध्यम से जो अनेक विशेषज्ञ इसे
नवीन कोल्ड वॉर के रूप में परिभाषित कर रहे हैं। इसकी पूरी पृष्ठभूमि में संयुक्त राष्ट्र को भी इतना शक्तिशाली बनाना होगा ताकि वो इस तरीके के खतरों से निपट सके। इसके तहत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी को लोकतांत्रिक बनाने की जरूरत है। 21वीं शताब्दी की आवश्यकताओं के अनुसार वीटो शक्ति को पूर्ण रूप से खत्म किया जा सकता है। तभी जो हमारे पावर स्ट्रक्चर है जो देखा जा रहा है वो वर्तमान जो विद्यमान सिद्धांत हैं उसके हिसाब से वो बदल सके। इसके लिए शक्ति संरचना में सिद्धांतों के अनुरूप बदलावों की आवश्यकता है। यानी संयुक्त राष्ट्र में जो कहा जा रहा है वही स्थापित हो, इसके लिए बहुत सारे सुधारों को किया जाना चाहिए। ठीक है, चलिए अब कुछ प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में वीजा और आप्रवासन नीति से संबंधित मामले, उनसे संबंधित गाइडलाइंस और संबंधित प्रतिबंधों आदि का नियमन निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा किया जाता है? विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय, राज्य गृह विभाग कि राज्य पुलिस विभाग? तो इससे संबंधित जो कार्यप्रणाली है वो की जाती है गृह मंत्रालय द्वारा। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा बी। ठीक है, तो आज ये पेज नंबर 1 पर इससे संबंधित खबर आई है जिसमें सरकार द्वारा विदेश से आने वाले यात्रियों आदि के संदर्भ में जो वीजा को लेकर जो प्रतिबंध थे उनमें ढिलाई दी है, जिसमें अब वर्तमान में यह स्थिति है कि टूरिस्ट वीजा पे आने वाले लोगों को छोड़कर, ठीक है, टूरिस्ट वीजा पर आने वाले लोगों को छोड़कर बाकी सभी लोग जो हैं अब भारत आ सकते हैं। ठीक है, तो इसके तहत भारत ने धीरे धीरे अंतर्राष्ट्रीय जो पैसेंजर्स हैं वो आना शुरू हो गए हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा भारतीय नौसेना का INS कावरत्ती क्या है? लक्षद्वीप समूह में अवस्थित एक नौसैनिक एयरबेस, भारत द्वारा निर्मित एक पारंपरिक पनडुब्बी जिसे फ्रांसीसी स्कॉर्पियन पनडुब्बी के मॉडल पर बनाया गया है। प्रोजेक्ट 28 के तहत निर्मित पनडुब्बी रोधी युद्धपोत, एक प्रमुख एयरक्राफ्ट कैरियर जो भारत द्वारा रूस से लिया जाना प्रस्तावित है। तो INS कावरत्ती क्या है? तो प्रोजेक्ट 28 के तहत निर्मित एक ये पनडुब्बी रोधी युद्धपोत है जिसे अभी हाल में ही सेना में फॉर्मली शामिल किया गया है। ठीक है, तो INS कावरत्ती भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 28 के तहत डिलीवर की गई, ठीक है, चौथी और अंतिम पनडुब्बी रोधी युद्धपोत है। ठीक है, और इसके 90% जो पुर्जे हैं वो स्वदेशी हैं। इसको रक्षा क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रम शिपयार्ड गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड द्वारा बनाया गया है, जो एक पनडुब्बी रोधी युद्धपोत है। ये भारतीय नौसेना का इस परियोजना के तहत निर्मित जो 3 अन्य युद्धपोत हैं उसके बाद ये चौथी और अंतिम युद्धपोत है। अन्य जो 3 हैं वो हैं INS कमोरता, INS कदमत और INS किल्टान। वर्तमान में तीनों भारतीय नौसेना के ईस्टर्न फ्लीट का हिस्सा हैं। प्रोजेक्ट 28 को 2003 में मंजूरी दी गई थी और इसके तहत जो निर्मित युद्धपोत हैं उनका नाम लक्षद्वीप समूह के टापुओं के नाम पर रखा गया है। ठीक है, तो ये टापुओं के नाम हैं जिनको नाम दिया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत सरकार की निम्नलिखित में से किन योजनाओं का संबंध महिला सशक्तिकरण से है? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना? केवल 1, केवल 2, केवल 2 और 3 कि 1, 2 और 3? तो तीनों की तीनों जो योजनाएं हैं उनका संबंध महिला सशक्तिकरण से है। तो उत्तर हो जाएगा हमारा डी। ठीक है, तो वर्तमान में अभी हाल में ही प्रधानमंत्री जी द्वारा लगातार ये कहा जा रहा है कि भारत में महिला सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए केंद्र द्वारा बहुत सारे प्रयास किए गए हैं, जिसमें आप इनका उदाहरण देख सकते हैं। ठीक है, तो 2015 में भ्रूण हत्याओं की घटनाओं को रोकने के लिए, बाल लिंगानुपात को कम होने से बचाने के लिए 2015 में हरियाणा के पानीपत से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का शुभारंभ किया गया था, जिसका उद्देश्य कन्या भ्रूण हत्या को रोकना, कन्याओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना, उनको सुरक्षा उपलब्ध कराना और लोगों की मानसिकता में सुधार लाना था। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत 8 अप्रैल 2015 को गैर कारपोरेट, गैर कृषि, लघु और सूक्ष्म उद्यमों को 10 लाख तक का ऋण प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी। इसके तहत ऋणों को मुद्रा ऋण के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।
ये जो ऋण होते हैं वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, लघु वित्त बैंक, सूक्ष्म वित्त संस्थाओं तथा गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं द्वारा प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, इसके तहत 3 तरीके के ऋणों की व्यवस्था है, जिसमें शिशु 50,000 तक के ऋण, किशोर 50,000 से 5 लाख तक के ऋण और तरुण 5 लाख से 10 लाख तक के ऋण शामिल हैं। ठीक है, इसमें मुद्रा कंपनी को 100% पूंजी का जो योगदान है वो भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में स्थापित किया गया है और वर्तमान में मुद्रा कंपनी की जो अधिकृत कैपिटल है वो 1,000 करोड़ है और भुगतान की गई पूंजी 750 करोड़ है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखने चाहिए मुद्रा योजना के बारे में। वहीं दूसरी ओर बीपीएल महिलाओं को, गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर करने वाली परिवारों की महिलाओं को निःशुल्क एलपीजी कनेक्शन देने की योजना का नाम है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, जिसकी शुरुआत 1 मई 2016 को यूपी के बलिया जिले से की गई थी। इस योजना में नया एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए 1600 की नकद सहायता दी जाती है और यह जो सहायता राशि है वो केंद्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। ठीक है, तो यह जो है संबंधित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन कथनों की पहचान करें। औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। हाल ही में औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार वर्ष को 2001 से 2016 में परिवर्तित किया गया है ताकि इसके अंतर्गत बदलते उपभोक्ता पैटर्न को शामिल किया जा सके। इसका उपयोग खुदरा मुद्रास्फीति के मापन में किया जाता है। केवल एक और दो, केवल 1 और 3 कि केवल 2 और 3। तो इसमें पहला तो ऑप्शन गलत है, दूसरा और जो तीसरा है वो सही है, तो हमारा डी हो जाएगा आंसर, केवल 2 और 3। ठीक है, तो आज के अखबार में खबर आई है जिसमें जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है औद्योगिक श्रमिकों के लिए, उनका जो आधार वर्ष है बदल के 2016 कर दिया गया है। ठीक है, पहले क्या था? पहला था 2001। ठीक है, तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई भारत में उपभोक्ताओं की खपत और क्रय शक्ति आदि में व्यापक अंतर की गणना करता है। सीपीआई मुद्रास्फीति के माइक्रो लेवल विश्लेषण के लिए इस्तेमाल की जाती है, जिसमें उपभोक्ताओं के मध्य सामाजिक आर्थिक अंतरों को ध्यान में रखते हुए 4 प्रकार के सीपीआई की गणना होती है। पहला है औद्योगिक मजदूरों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI-IW इंडस्ट्रियल वर्कर, खेतिहर मजदूरों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI एग्रीकल्चरल लेबर्स, ग्रामीण क्षेत्र के मजदूरों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI रूरल लेबरर और शहरी गैर मैनुअल कर्मचारियों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। तो शुरू के जो ये 3 होते हैं उसको श्रम और रोजगार मंत्रालय का श्रम ब्यूरो संकलित करता है, जबकि जो चौथा होता है उसको सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा संकलित किया जाता है। ठीक है, दूसरी तरफ औद्योगिक मजदूरों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का उपयोग खुदरा मुद्रास्फीति के मापन में, सरकारी स्टाफ और औद्योगिक मजदूरों के लिए महंगाई भत्ते को विनियमित करने के लिए और अनुसूचित रोजगारों में न्यूनतम मजदूरी मिनिमम वेज को समय समय पर संशोधन करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ये काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन है, आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का एकमात्र कार्यशील एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रमादित्य निम्नलिखित में से किस देश से अधिग्रहित किया गया है? फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, रूस की अमेरिका? तो इसका आंसर है रूस, सी रूस। ठीक है, तो रूस इसका सही आंसर हो जाएगा। और वर्तमान में चीन से जो सीमा तनाव बढ़ रहा है उसके चलते जो तीनों सेनाएं हैं वो काफ़ी कार्य कर रही हैं, काफ़ी जो है जागरूक हैं, काफ़ी सिनर्जी में हैं, जिसके तहत जो एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसकी हमने बात की INS विक्रमादित्य, उसको भी काफ़ी बेहतर तरीके से तैयार रखा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। DRDO द्वारा विकसित नाग मिसाइल क्या है? वायु रक्षा प्रणाली में प्रयोग की जाने वाली सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल, एंटी सबमरीन मिसाइल जिसे एक एयरक्राफ्ट से भी दागा जा सकता है,
फायर और फॉरगेट और टॉप अटैक क्षमता से युक्त टैंक नाशक गाइडेड मिसाइल, पारंपरिक युद्धक सामग्री ले जाने में सक्षम कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल। तो नाग क्या है? तो मुख्य रूप से ये टैंक नाशक गाइडेड मिसाइल है। तो उत्तर हो जाएगा हमारा सी। ठीक है, तो हाल ही में इसका जो है जितने परीक्षण होने थे वो जो है पूरे हो गए हैं। अब इसका जो है उत्पादन प्रारंभ किया जाएगा और नाग मिसाइल जो है मुख्य रूप से टैंकों से, ठीक है, टैंक के नाश में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, तो टैंक नाशक मिसाइल है, याद रखना चाहिए। श्रीलंका सरकार द्वारा हाल ही में पारित किए गए संविधान के 20वें संशोधन का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? राष्ट्रपति को अत्यधिक शक्तियां और व्यापक उन्मुक्तियां दिए जाने से, श्रीलंका के उत्तर व पूर्व में अवस्थित तमिल प्रांतों को शक्तियों के हस्तांतरण से, श्रीलंका के गृह युद्ध के दौरान हुए युद्ध अपराधों की स्वतंत्र जांच से, कि श्रीलंका की विदेशी रणों पर निर्भरता को कम करने के लिए किए गए राजकोषीय अनुशासन थे। तो इसका उत्तर है हमारा 20वां जो संविधान संशोधन है वो राष्ट्रपति को अत्यधिक शक्तियां और उन्मुक्तियां दिए जाने से है। ठीक है, तो ए आंसर हो जाएगा। हाल के समय में श्रीलंका के चुनावों के बाद जो संशोधन है उसके माध्यम से जो पूर्ववर्ती सरकार में जो किए गए जो संशोधन थे उनको पलट दिया गया। अब उसके माध्यम से राष्ट्रपति को ज़्यादा शक्तियां दे दी गई हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अमेरिकी राज्यों के संगठन निम्नलिखित में से किस प्रायद्वीप से सदस्य देशों को शामिल किया गया है? ठीक है, उत्तरी अमेरिका, मध्य अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, उपरोक्त सभी। तो अमेरिकी राज्यों के संगठन में सभी ये तीनों के तीनों जो प्रायद्वीप हैं उनसे सदस्य देश लिए गए हैं और उत्तर होगा हमारा डी। ठीक है, तो अमेरिकी राज्यों का संगठन या जिसको ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिकन स्टेट कहा जाता है, यह जो है इसके माध्यम से अभी ये कहा गया है कि बोलीविया में जो चुनाव हुए हैं वो फेयर हुए हैं, ट्रांसपेरेंट हुए हैं और इसमें जो है किसी भी प्रकार की जो धोखाधड़ी की बात कही जा रही थी वो नहीं है। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिकन स्टेट अमेरिकी राज्यों का जो संगठन है उसकी स्थापना 1948 में हुई और मुख्य रूप से जो पश्चिमी जो ये गोलार्ध है या आप कह सकते हैं अमेरिका जो क्षेत्र है वहाँ पे मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट ना हो, सैन्य संघर्ष ना हो, जो आक्रामक देश हैं उनसे देशों को बचाया जा सके और सदस्य देशों के बीच राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में जो सहयोग है उसको बढ़ावा दिया जा सके, इसके लिए इसकी स्थापना की गई। ठीक है, इसके जो मेंबर्स हैं वो 35 हैं। हालांकि जो क्यूबा है उसको 1962 से उसकी गतिविधियों को सस्पेंड कर दिया गया है। ठीक है, तो ये जो है आप देख सकते हैं जिसमें ज़्यादातर जो उत्तरी अमेरिका है, जो मध्य अमेरिका है, जो दक्षिण अमेरिका है, कैरिबियन क्षेत्र है, ठीक है, ज़्यादातर से जो है इसके सदस्य देश इसमें शामिल हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। अब एक लास्ट ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं। प्राचीन भारत के विद्वानों साहित्यकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पारणी पुष्यमित्र शुंग से संबंधित हैं, अमर सिंह हर्षवर्धन से संबंधित हैं, कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही हैं? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 3 कि 1, 2 और 3। तो पारणी जो है पुष्यमित्र शुंग से संबंधित नहीं है। पारणी लगभग 5वीं-6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो है हुए थे। अमर सिंह जो है वो गुप्त काल के हैं और कालिदास जो है चंद्रगुप्त द्वितीय संबंधित हैं जो गुप्त काल से संबंधित हैं। ठीक है, तो हर्षवर्धन जो है वो तो 6ठी शताब्दी के थे, 6th सेंचुरी के। पुष्यमित्र शुंग जो थे वो मौर्योत्तर काल के थे। इसका मतलब क्या हुआ कि पहला और जो दूसरा कथन है वो मिसमैच है, तीसरा जो कथन है वो सही है। तो उत्तर हो जाएगा हमारा सी, केवल 3। ठीक है, तो सी आंसर हो जाएगा। अब कुछ मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत चीन सीमा विवाद की पृष्ठभूमि में अमेरिका से संबंधों को प्रगाढ़ बनाते हुए भी यह भी आवश्यक है कि भारत अपनी रणनीतिक स्वायत्तता को केंद्र में रखे। हालिया 2+2 वार्ता की पृष्ठभूमि में चर्चा करें। ठीक है, 250 शब्द, 15 अंक। भारत अमेरिका संबंधों में लगातार चर्चा में रहने वाले 4 मूलभूत समझौते कौन से हैं?
उपर्युक्त समझौतों के महत्व की व्याख्या करते हुए उदाहरण सहित चर्चा करें। 250 शब्द 15 अंक। तो आज की चर्चा के आधार पर ये दोनों क्वेश्चन आप लिखने का प्रयास कर सकते हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हमने प्रयास किया ज़्यादा से ज़्यादा जो टॉपिक्स हैं वो हम आपके साथ चर्चा कर सकें। ठीक है, यदि आपको हमारे जो वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो आज की कक्षा में फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए बने रहिए बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप पर। धन्यवाद।